तो एपिसोड 8 की शुरुआत वहीं से होती जहाँ पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। साउंड ने एजू को इस अम्यूजमेंट पार्क में बुलाया था क्योंकि उसने एजू की एक बचपन की फोटो देखी थी। इसमें वो इसी अम्यूजमेंट पार्क में थी और इस फोटो में बहुत हैप्पी थी। साउंड एजू को घर ले आता है जहाँ वो अपने हाथों से उसके लिए खाना बनाता है। तो एजू को उसके हाथ का बनाया खाना बहुत पसंद आता है। साउंड कहता है अब से हम हमेशा ऐसे ही साथ में खाना खाएंगे ताकि हमें एक घर जैसा फील हो, ना कि कोई जेल। एजू कह रही मैंने ये कभी नहीं कहा, तुमने कहा था कि मुझे फील होता होगा, शायद तुम्हें गिल्टी फील हो रहा था। साउंड कहता नहीं तो मैंने कभी गिल्टी फील नहीं किया। एजू कह रही है अच्छा तो क्या हमने ये 3 साल किसी नॉर्मल कपल की तरह बिताया है, कभी अच्छे से बात की, इवन आई कांटेक्ट तक नहीं किया, नहीं कभी साथ में खाना खाया, ना सोए हैं। ये बोलकर चुप हो जाती तो साउंड कहता है कि तुम्हें अलग रूम में सोना पसंद नहीं था तो मुझे बता देती। एजू कहती मेरा वो मतलब नहीं था। साउंड कहता पर तुम्हारी मेरी लाइफ में आने के बाद ये अपार्टमेंट एक घर बना। ऑफिस से आकर घर की लाइट्स जलते हुए देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता था क्योंकि तुम घर में थी। कभी टीवी देखते हुए तुम हॉल में ही सो जाती थी तो तुम्हें देखकर मुझे बहुत सुकून मिलता था। नॉइज़ी दुनिया जैसे बिल्कुल शांत लगती थी। इसलिए जो कहती तुम्हें ये सब मुझे पहले ही बोल देना चाहिए था। साउंड कहता तुम्हें याद है मैंने तुम्हें एक दिन कहा था कि मेरे लिए फीलिंग्स डेवलप मत करना। एक्चुअली तुम मैं बहुत डरा हुआ था कि स्टार्टिंग से तुम ये शादी नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने हमारे बीच वो लाइन खींची थी कि मुझे डर था कि मुझे तुमसे प्यार हो जाएगा, पर फिर भी मुझे तुमसे प्यार हुई है। ये जो पूछते तुमने उस टाइम कहा था कि मैं तुम्हारे प्लान का हिस्सा नहीं थी, उसका मतलब क्या था? इस पे साउंड कहता है कि सही टाइम आने पर बता दूंगा। तो ये जो उसे किडनैपर के भेजे हुए मैसेजेस के बारे में बताती है कि साउंड चेक करता है। देन उसे कहता है कि डोंट वरी हम इसी फोन के जरिए किडनैपर के लोकेशन को ट्रैक कर रहे हैं। ये जो उसे बैकअप करती है कहती है मुझे अब तक बिलीव नहीं हो रहा कि तुमने मुझे माफ करके मैं जैसी हूँ वैसे ही एक्सेप्ट कर लिया। तो साउंड उसे गले लगाता अपने मन में कहता है क्या तुम मुझे एक्सेप्ट कर पाओगी मेरे बारे में सब कुछ जानने के बाद? तो किडनैपर का पार्टनर उसे मैसेज करता है, पूछता है कि क्या तुमने एजू के पास से अपना फोन वापस लिया? किडनैपर बताता है कि मैं गया था पर वापस नहीं ला पाया है, बाहर बहुत सिक्योरिटी इंसान भी आ गया था, लेकिन मैं उस साउंड से सब कुछ छीन कर रहूंगा। अब ये किडनैपर उसका पार्टनर साउंड के पीछे क्यों पड़ा है वो हमें आगे पता चलेगा। इधर साउंड के मॉम डैड टीवी पर उस किडनैपर का न्यूज देख रहे थे। या उस किडनैपर का डिस्क्रिप्शन सुनने के बाद स्पेशली उसके आंखों का कलर अलग है, उसके एंगर इश्यूज के बारे में सुनकर उन्हें कुछ तो अजीब लगता है। अगले दिन एजू को एक बुरा सपना आता है, इसमें उसे साउंड कहीं नहीं मिल रहा था, उसका कॉल भी नहीं लग रहा था। उससे वो बहुत रो रही जागती है। वो भागकर साउंड के रूम में आती है, उसे आराम से सोता हुआ देखकर एजू को चैन पड़ता है। उसके पास अगर उसे देखने लगती है, साउंड की आंख खुलती तो वो उसे अपने पास खींच लेता है। जो पूछती है तुम्हें ऑफिस नहीं आना क्या? साउंड बताता है कि 3 साल बाद मैंने ये पहले छुट्टी ली है, आज कोई काम नहीं, क्या तुम्हें कुछ करना है? तो एजू उसे बताते है कि इसने काफी बार इमेजिन किया है ऐसा होता है दोनों किसी नॉर्मल कपल की तरह अपनी लाइफ की हर दिन साथ बिताते, सुबह साथ मॉर्निंग वॉक पे जाते, साथ में पार्क में बैठते, खूब सारी बातें करते, साथ में खाना खाते, इवनिंग वॉक पे जाते, तो कैसा होता? तो ये लोग अपने दिन की प्लानिंग कर ही रहे थे कि तभी ऑफिस से मुझे काम का कॉल आ जाता है, उनका इमरजेंसी बोलकर ऑफिस बुलाते हैं। इधर साउंड के डैड के ऑफिस के बाहर कोई बड़े बड़े गुलदस्ते बेचता है, इसमें लिखा था बिग चाहो का डांसर बे कोयोंग का बेटा बिग साउंड। उसकी सच्चाई मुझे पता है, उसने जो किया है वो मैं जानता हूँ क्योंकि इसके साथ बैनर्स में ये लिखा हुआ था। इसको अगेन रिपोर्टर्स ट्रेंडिंग टॉपिक बना देते हैं। इधर साउंड ऑफिस आता है तो पता चलता है कि मिस्टर कांग ने तो उसे ऐसे ही बुलाया था उसे अपना सपोर्ट दिखाने के लिए, क्योंकि 2 हफ्ते से वो किडनैपर साउंड को टारगेट जो कर रहा था। ये देखकर साउंड को तो बड़ा ही गुस्सा आता है कि वो अपनी पहली छुट्टी एजू के साथ बिताना चाहता था। अभी डोजे साउंड को बात करने बुलाता है, इसने उस किडनैपर के प्रोग्राम को रिवर्स हैक करके उसकी लास्ट लोकेशन का पता लगा दिया था। तो वो एड्रेस देखकर साउंड अकेले वहाँ जाने के लिए निकल जाता है और डोजे से अभी इस बारे में पुलिस को बताने से मना करता है। इधर वो किडनैपर एजू को मैसेज करता है कि मैंने बताया रहा ना कि तुम्हें साउंड के बारे में सब कुछ नहीं बताया, तुम जानना नहीं चाहोगी। ये बोलकर एजू को उसने एक वीडियो भेजा, इसमें किसी आइडल ग्रुप का इंटरव्यू चल रहा था और ठीक उसी के नीचे शिनन चाइल्ड केयर सेंटर के मिसिंग बच्चों की न्यूज थी। इधर साउंड को उसका रिपोर्टर फिल्म बताता है उन बुकेज और बैनर के बारे में। इसमें लिखा था कि साउंड ने जो किया है वो मैं जानता हूँ। उसका फ्रेंड पूछता है कि क्या ये उस किडनैपर ने भेजा होगा? हम कहता है वही पता लगाने जा रहा हूँ। इधर एजू को साउंड को मैसेज करता है उसका हाथ चाल पूछते हुए, तो एजू उससे मिलने बुलाती है। इधर मिस्टर बेक मिस्टर होंग से मिलने आए थे क्योंकि उन्हें लगा कि उन बुकेज को मिस्टर होंग ने ही भेजा है। स्टोन पूछते हैं कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? मिस्टर बेक कहते हैं कि इनके साउंड के बारे में हमारे अलावा सिर्फ तुम जानते हो। स्टोन कहते हैं कि क्योंकि तुमने पास्ट की बात करी थी तो क्या तुम्हें यकीन है तुम्हारा डैड बेक चाहो ने उसे ठिकाने लगा दिया था? क्योंकि अगर नहीं किया और अगर वो मेरे सामने आया तो मैं अपने हाथों से उसे काट डालूंगा। लोग क्या बात कर रहे थे, किसके बारे में बात कर रहे थे, ये आगे पता चलेगा। इधर जो संगू से उस ऑर्फनेज के मिसिंग बच्चों के बारे में बात करने आती है तो संगू उसे सब कुछ बताने लगता है। वही साउंड उस किडनैपर के लास्ट लोकेशन पे पहुंच जाता है जो तो वही मेंशन जहाँ सांगू और उसके दोस्त उस मास्क पहने बच्चे के साथ खेलने जाया करते थे। इसके बाद ही वो बच्चे गायब होने लगे थे। तो साउंड अंदर जाकर पूरे मेंशन को देखने लगता है, जहाँ एक दरवाजा खुलते ही उसे एक वीडियो प्ले होने की आवाज आती है। वहाँ जाकर देखता है तो वही वीडियो चल रहा था, किडनैपर ने एजू को भेजा था। जो खत्म होने के बाद लिखा आता है कि बिग साउंड तुमने ये किया है, तुमने उन्हें मारा है, तुम ही हो किलर। साउंड अच्छे से दोबारा से उस वीडियो के नीचे दिखता है, उसे भी शिनन चाइल्ड केयर सेंटर से मिसिंग बच्चों की न्यूज दिखती है। तभी हम देखते हैं सांगू एजू को लेकर यहीं पे आ गया था। वो बाहर से उसे उस मेंशन का गेट दिखाकर बताता है वो मिसिंग बच्चे इस ऑर्फनेज के अंदर आए थे और फिर कभी बाहर नहीं निकले। तो एजू इस मेंशन के बारे में पूछने लग जाती है तो सांगू उससे कहता है बात क्या है, तुम इस केस के बारे में क्यों पूछ रही हो? और छोड़ो अभी बहुत अंधेरा है, कल दिन में आएंगे। ये बोलकर वो गाड़ी बैक करने लगता है। वो साउंड अंदर से इन्हें बाहर जाते हुए देख लेता है। वो भी जल्दी से कार निकलकर इनके पीछे आता है और एजू के नंबर पे कॉल करते रहता है। जो सांगू पूछते है कि तुम्हें कॉल करने वाला कौन है? कॉल
उठाना चाहती है तो बात कर लो। जो साइन लैंग्वेज में कहती है कि मैं कैसे बात करूँ। जो देख सांगू कहता है कि लगता है मेरे अलावा कोई और भी है जो जानता है कि तुम बोल सकती हो। जो सुने जो शॉक्ड होती है, कुछ पूछने से पहले ही पीछे से साउंड कार की हेडलाइट ब्लिंक करने लगता है और थोड़ी देर में सांगू ही कार को ओवरटेक कर लेता है। देन कार से बाहर आता नहीं, जो उसके कार से निकल कर अपने कार की ओर ले जाने लगता है। सांगू उसका हाथ पकड़ के रुकता है पर सामने से हाथ चलाकर ही जो को अपने कार में बैठाता है और सांगू को वार्निंग देता है कि दोबारा ही जो के आसपास भी मत दिखना, क्योंकि उससे सांगू पर शक था कि वही किडनैपर का साथी है, क्योंकि वही ऑर्फनेज के मिसिंग बच्चों के बारे में पता लगा रहा था। थोड़ी देर पहले जो मेंशन में उसने देखा वो देखकर उसे सांगू पर डाउट हुआ। सांगू से पूछता है कि तुम्हारा रिलेशन क्या है हीजू के साथ। इस पे सामने से कहता है कि पहले तुम मुझे बता कि ऑर्फनेज के मिसिंग बच्चों के केस के बारे में तुम्हें इतना कैसे बता। क्या तुम जानते हो कि उनका असली कल्प्रिट कौन है, इसलिए क्या तुम उनका रिवेंज ले रहे हो। सांगू कहता है तुम्हें ये बताओ कि तुम्हें इस केस से क्या प्रॉब्लम है। ऑन कहता है मुझे इस केस से नहीं तुमसे प्रॉब्लम है कि जब से तुम मिले हो तब से ये किडनैपिंग और अटैक्स हो रहे हैं, इसलिए चाहे जो भी हो रुक जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। ये बोलकर वो चला जाता है। सांगू को समझ नहीं आता कि वो क्या कह रहा था। कर्म साउंड हीजू से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही थी। हीजू से वही किडनैपर का भेजा हुआ मैसेज और वीडियो दिखाती है। जो साउंड कार रुकता है उसका फोन लेकर बाहर आता है और हीजू को कहता है कि तो तुम सांगू से मेरे बारे में पूछने रही थी। जो कहती नहीं मैं इस मिसिंग चिल्ड्रन केस के बारे में पूछने रही थी। साउंड कहता है फिर मुझसे क्यों नहीं पूछा, क्या तुम्हें मुझसे डर लगा। ये जो कहती हाँ मैं डर गई थी। साउंड कहता क्यों, क्या तुम्हें डर था कि तुम्हें मेरे बारे में कोई शॉकिंग सीक्रेट पता चल जाएगा। जो कहती मैं डरी हुई थी, कहीं भाग जाना चाहती थी, तुम्हें पता ना चल रहा है कि मैं 406 हूँ। ये सोचकर डरी हुई थी कि तुम मुझे कभी माफ नहीं करोगे, दोबारा कभी मुझे देखना नहीं चाहोगे, इसीलिए पकड़े जाने से पहले ही मैं भाग जाना चाहती थी, इसीलिए मैं डरी हुई हूँ। ये सोच कर गई तुम भी तो यही नहीं सोच रहे ना कि इससे पहले मुझे तुम्हारा कुछ सीक्रेट पता चले हम कहीं मुझसे दूर न चले जाओ, क्योंकि मैं ये फीलिंग जानती हूँ इसलिए मैं तुमसे नहीं पूछ सकती। यही नहीं आज सुबह से मुझे बुरे सपने आ रहे थे, इनमें तुम मुझे छोड़कर कहीं चले गए तो मुझे नहीं मिल रहा था, इसलिए मैं और ज्यादा डर गई थी और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। सामने से गहरे लगा देता है। तो ये जो कहती जो भी बात हो मुझसे छुपाने की जरूरत नहीं है, चाहे कितनी ही बड़ी शॉकिंग बात हो मैं हैंडल कर लूंगी। साउंड कहता है इतनी श्योर मत हो। ये जो कहती क्यों नहीं, तुम जानते थे मैं 406 ऊपर तुमने मुझे नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हें क्यों छोड़ूंगी, मुझसे दूर क्यों जाने दूंगी। तो साउंड कहता है याद रखना मैं बेक साउंड नहीं रहा, बेक चाहो का ग्रैंडसन या बेक उयोंग का बेटा बेक साउंड नहीं रहा, अरे स्पोक्स पर्सन साउंड भी नहीं रहा और मैं हमेशा तुमसे प्यार करने वाला तुम्हारा साउंड रहूंगा। तो ये से गले लगा देती है। इधर अगले दिन हीना अपने डैड से मिलने आती है ना, वो उस पार्सल के बारे में बताती है जो उसे शादी से पहले आया था। तो साउंड कर दिया ना रिपोर्ट, इसमें साउंड कर दिया ना उसके मॉम डैड के साथ मैच नहीं हुआ था, यानी मेन लीड साउंड मिस्टर बेक का असली बेटा नहीं है। हीना ने ये डीएनए रिपोर्ट अपने डैड को दिखाया था और वो सरप्राइज नहीं हुए थे क्योंकि उन्हें पहले से पता था, इसीलिए उन्होंने हीना को शादी छोड़कर जाने दिया। हीना कहते इसका मतलब आपने मुझे ये डीएनए रिपोर्ट नहीं भेजा था। ऊपर से हीजू की मॉम ने इनकी बातें सुन ली थी। तो यहाँ में होम फैमिली और बेक फैमिली का एक और राज पता चलता है। इन साल पहले जब मिस्टर बेक और उनकी वाइफ को बताने आए थे कि साउंड के साथ मेरी दूसरी बेटी की शादी होगी, इस पे पहले तो ये दोनों मना कर रहे थे, तो फिर मिस्टर होम एक एग्रीमेंट निकालते हैं। साइन किया था मिस्टर बेक के डैडी यानी साउंड के ग्रैंडपा ने, वो भी घुटने पे बैठ के, जिसमें लिखा हुआ था मिस्टर होम जब भी बेक फैमिली से कुछ भी चाहेंगे इसे बेक फैमिली को मानना पड़ेगा, पूरा करना पड़ेगा, चाहे वो कुछ भी हो। नहीं ना पूछते ही बचपन में हमारे एक्सीडेंट के बाद आपने हमारे सिटी के सारे पुलिस वालों को इस एक्सीडेंट के कल्प्रिट को ढूंढने के लिए लगाया था, फिर अचानक कुछ नहीं मारा अपने सारी इन्वेस्टिगेशन रुकवा दी। वो क्यों और किसके कहने पर रुकवाया था इसमें हमें थोड़ा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ मिस्टर होम ने उनके सामने घुटने पर बैठे एक बूढ़े आदमी के सर पे गन तान रखी थी जो थे साउंड के ग्रैंडपा बेक जोंगो। अब ये पास्ट की मिस्ट्री कहते ही हमें धीरे धीरे पता चलेगी। हीना के डैड कहते हैं पास्ट की बातों को याद करके कोई फायदा नहीं है। साउंड की मॉम डैड का एक इंटरव्यू होता है जहाँ उसकी मॉम साउंड के लिए कहती है मैं अपने बेटे को बचपन से कहती आई हूँ कि मैं उसे प्रोटेक्ट करूंगी। इसी के पैरेलल में 20 साल पहले का एक सीन चलता है। साउंड की मॉम उसे एक अंधेरे कमरे में बंद कर देती थी, तब उसे कहती थी कि मैं तुम्हें बंद नहीं कर रही हूँ, तुम्हें प्रोटेक्ट कर रही हूँ, लेकिन वो बच्चा मेन लीड साउंड नहीं था। पर उस किडनैपर का स्केच देख कर साउंड के बारे में न्यूज को देख कर फिश शॉप में बैठा बुरा आदमी साउंड के ऑफिस में कॉल करता है। इंस्टाग्राम कॉल उठाता है तो उन्हें बताता है बुक्स पर्सन साउंड को एक मैसेज दे देना कि वो जिंदा है। वहीं तो सांगू को उस मेंशन के ओनर मिस्टर जॉन जिंग सोक का एड्रेस मिल गया था, इसीलिए वो उनसे मिलने जाता है। साउंड आता तो मिस्टर कांग एक नंबर से कॉल आया था जिसने आपको ये मैसेज देने के लिए कहा कि वो जिंदा है। इसको साउंड ऐसे ही समझ नहीं पाता तो मिस्टर कांग कहते कि मैंने उस नंबर का पता लगाया, वो एक शॉप का नंबर निकला जुआन फिशिंग के नाम से। इधर हम उसे जुआन फिशिंग शॉप में दिखते हैं जहाँ वो बुरा आदमी बैग पैक करके कहीं जा रहा था, तो वो किसी को उनकी शॉप में आते हुए दिखाया जाता है पर उसका चेहरा नहीं दिखाया जाता। इधर रीजू उनकी ट्रिप की फोटोज देख रही थी तो हर फोटो में साउंड बड़े प्यार से हीजू को ही देख रहा था। इधर कीजू काफी हैप्पी एंड इमोशनल होती है। इधर साउंड उस जुआन फिशिंग शॉप के एड्रेस पर निकल जाता है। अभी हमें साउंड के बचपन का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। इसमें साउंड उसी पूरी आदमी के साथ था, इवन उनके साथ ही रहता था। एक दिन उन्होंने साउंड को किसी की कार में भेज दिया था जिससे दोनों ही दुखी थे। अब उनके रिलेशन क्या था ये हमें आगे पता चलेगा। साउंड एक बार अपने बचपन के इंसिडेंट को याद करता है। एक रात जब वो इसी बुरे आदमी के घर में सो रहा था उसने बाहर से किसी के चिल्लाने की आवाज सुनी, इसलिए वो बाहर देखने आया। एक बुरा आदमी एक बच्चे को पानी में डुबा रहा था और वो बच्चा मदद के लिए चिल्ला रहा था। उस बच्चे ने साउंड को देखकर उसकी मदद मांगी और ये देखकर साउंड डर के मारे हिल भी नहीं पा रहा था। अभी वो बुरा आदमी उसकी आंखें बंद कर दिन कहा कि ये सब मत देखो
और अंदर सोने जाओ। इधर घर पे जो साउंड कहने का वेट कर रही थी, देखो दरवाजे पे आता है तो साउंड उस जॉन फिशिंग शॉप के पास पहुंच जाता है, जहाँ शॉप से धुआं आते हुए दिखता है तो वो भाग कर अंदर जाता है। इधर हीजू के घर पे ही थी ना, जो उसे साउंड का डीएनए रिपोर्ट दिखा देती है, बताती है मैं इसी वजह से शादी छोड़कर गई थी। और हीजू कोई खास रिएक्ट नहीं करती थी, ना पूछती क्या तुम ये जानती थी। हीजू कहते नहीं। अब हीजू को साउंड की वो बात याद आती है जब उसने कहा था कि भले ही मैं अब एक साउंड ना रहूं, हमेशा तुमसे प्यार करने वाला तुम्हारा साउंड रहूंगा। लेकिन साउंड जब घर में आ रहा है देखते हैं घर में आग लग चुकी थी। वो उस बुरे आदमी को नीचे बेहोश गिरा हुआ देखता है, उन्हें उठाकर वो बाहर लाने की कोशिश कर रहा था, तभी वहाँ एक बड़ा धमाका हो जाता है। इसके साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।